सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा ये कहाँ शुरू की है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी 16 सितंबर 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, मतलब इसकी शुरुआत की है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है इसका नाम बदल दिया गया है। नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम कर दिया गया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे दो तरह के प्रश्न बन गए आपके। कहाँ से शुरू किया? हमने कहा गुजरात से। गुजरात में भी कहाँ से? भुज रेलवे स्टेशन से। और इसका नाम बदल दिया गया है, वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदल दिया गया है। नाम बदल के क्या कर दिया? नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम कर दिया है। इस रैपिड रेल को शुरू किया गया किस उद्देश्य के साथ? इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। जो मेट्रो होती है वो बहुत कम दूरी के लिए चलती है वैसे तो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करेगी, सिटीज़ को आपस में जोड़ेगी। इसकी बात करें तो ये भुज और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। तो कितनी दूरी ये तय करेगी? 359 किलोमीटर। इसकी स्पीड होगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बीच में ये 9 स्टेशनों पर रुकेगी, मतलब इसके बीच में 9 स्टेशन रहेंगे। इसका निर्माण किसने किया? अगर ये बात करें तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण हुआ है। इसमें कवच प्रणाली का भी इस्तेमाल किया गया है। कवच प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा था। अगर एक ही पटरी पे आमने सामने दो ट्रेनें आ जाती है तो वो आपस में टकराएगी नहीं, अगर उसमें कवच सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल के पहले चरण का उद्घाटन किया था और उसे नमो भारत या रैपिडेक्स नाम दिया गया था। कहाँ से उद्घाटन किया था? कहाँ से हरी झंडी दिखाई थी? साहिबाबाद से। वो फाइनली दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर लेगी और इसकी पूरी लंबाई होगी 82 किलोमीटर की। अभी पहले चरण में 17 किलोमीटर तक इसकी शुरुआत की गई, जिसमें वो साहिबाबाद से दुहाई तक चलेगी। पूरे कॉरिडोर में 16 स्टेशन होंगे। 2025 तक 3 फेजेस में ये दिल्ली और मेरठ के बीच में शुरू हो जाएगी। और इसकी स्पीड कितनी होगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रैपिडेक्स की हमने बात कर ली। उसके अलावा आपको याद है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। नाम है सतीश कुमार। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन ये बनाई चाइना ने। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की थी जर्मनी ने। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी जर्मनी ने। और एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की थी चाइना ने। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश इसको लॉन्च किया था इंडोनेशिया ने। और देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? नमो भारत, जिसे रैपिडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी मैंने बताया आपको। और सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन लॉन्च की गई थी, उसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। और यहाँ पे एक और प्रश्न आप जोड़ सकते हो। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता में शुरू हुई है, हुगली नदी के नीचे। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा सलीमा इम्तियाज। तो सलीमा इम्तियाज अभी आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बन गई हैं। तो अब सलीमा इम्तियाज महिलाओं के द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों और आईसीसी महिला आयोजनों में अंपायरिंग कर सकेगी। अच्छा, इसी तरह से आलिया नीलम का नाम आपको याद होगा। पाकिस्तान में किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। और किस हाईकोर्ट में? लाहौर हाईकोर्ट में। उसी तरह से हेलन मैरी रॉबर्ट्स का नाम हमने पढ़ा था। पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर ये बनी थी। मरियम नवाज की बात करें तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला चीफ जस्टिस ये बनी थी। बाकी आईसीसी की अगर बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है इसकी 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ जेफ एलार्डिस है, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये। और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से है। और आपको पता है इस साल के अंत तक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और आईसीसी के चेयर बन जाएंगे जय शाह, जो कि इस पद पर आने वाले 5वें भारतीय होंगे। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 सितंबर को। तो हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये इसका 30वां संस्करण है, पहली बार 1995 में मनाया गया था। अच्छा, 16 सितंबर को ही क्यों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे इसी दिन 1987 को, इसीलिए 16 सितंबर को ये मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से था। ओजोन की बात करें, ये O3 की फॉर्म में आप लिखते हो और ये पृथ्वी के चारों ओर जो समताप मंडल है, जिसे आप इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हो, उसके निचले भाग में गैस की एक पतली सी लेयर होती है, थिन लेयर होती है, जो अर्थ सरफेस से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर होती है। और इसका काम क्या होता है? पृथ्वी पर सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उसको आने से ये रोकती है, और उसी के कारण आप कह सकते हो आज धरती पर लाइफ बची हुई है। वैसे हम इंसान इसको ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आपको पता होगा, हम जो फ्रिज वगैरह में या एयर कंडीशन वगैरह में जो गैस यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसे कहते हैं, ये ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। वैसे केवल यही गैस नहीं, और भी कई ह्यूमन मेड गैसेज होती हैं जो मानव ने निर्माण किया है, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, हेलोन हो गया, और भी कई तरह की गैसेज जो कि ओजोन के लिए हानिकारक होती है। और जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जो मैंने आपको बताया ओजोन परत के संरक्षण के लिए, तो हमने वहाँ पे देखा कि ये गैसेज से ओजोन को नुकसान हो रहा है। तो उसके विकल्प के तौर पर हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग करना सही समझा, क्योंकि ये ओजोन परत को नष्ट नहीं करती है। लेकिन जब हम इसे इस्तेमाल करने लगे तो हमें पता लगा ये ओजोन परत को तो नष्ट नहीं कर रही है, ये अच्छी बात है, पर ये ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान को बहुत बढ़ा देती है। तो फिर 2016 में किगाली, जो कि रवांडा की कैपिटल है, वहां पर इस गैस के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ था। और भारत ने भी कहा कि हाँ, वो अब 2032 से लेके 2047 तक इस गैस के उत्पादन और खपत में 85% की कमी लेकर के आएगा। तो यहाँ से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसकी थीम जरूर देख लो, थीम नहीं बताई मैंने आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंपल सा याद रखेंगे, ओजोन डे ये आप मनाते हो 16 सितंबर को, पहली बार 1995 में मनाया, इस बार 30वां संस्करण है, और थीम मैंने आपको बताई, वो आप ध्यान रखना। अब डे वाला प्रश्न है, चलो सितंबर में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, 7 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, ये सितंबर के पहले सैटरडे को होता है। इस बार 7 सितंबर को मना रहे हैं। और 7 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जलवायु नील गगन दिवस कहते हैं, लेकिन भारत में इसको स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाते हैं हम। अभी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया, 8 सितंबर को ही विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने टाइफून यागी प्रभावित देशों की मदद के लिए भी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑपरेशन सद्भावना। तो टाइफून यागी के बारे में तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। इसने कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में तबाही मचाई है। ये एक सुपर टाइफून था। ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था जो दक्षिण चीन सागर में उत्पन्न हुआ था, और अभी भारत ने इससे प्रभावित देशों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया, जिसके तहत अभी वियतनाम को $10 लाख और लाओस को $1 लाख की मानवीय सहायता भेजी गई है। इसका नाम जो यागी है वो किसने दिया था? जापान ने दिया था। अच्छा, इसी तरह से कुछ और ऑपरेशंस मैं आपको रिवाइज कराऊं तो ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए हमने शुरू किया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, वहां पे मदद के लिए चलाया। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को
भारत में मिलाने के लिए चलाया था 1948 में। ऑपरेशन ध्वस्त, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को साफ करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन राहत, यमन युद्ध गृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन अजय, इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया। अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसे कोड नेम दिया था ये, और इसी के जवाब में इजराइल ने जो जवाबी हमला दिया था उसका नाम आयरन ऑफ स्वॉर्ड दिया था। ऑपरेशन चक्र 2 ये सीबीआई ने चलाया। अब ऑपरेशन चक्र 1 आ जाए, चक्र 2 आ जाए, चक्र 3 आ जाए, ये सब सीबीआई ने चलाए हैं। ऑपरेशन अमृत ये केरल ने चलाया था। क्यों? एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए। वहीं और ऑपरेशन आहट हो गया, ऑपरेशन उपलब्ध हो गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया था। ऑपरेशन सर्द हवा या गर्म हवा ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चलाता है। बाकी ऑपरेशन सर्वशक्ति ये भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को साफ करने के लिए चलाया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे शुरू किया था मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, उत्तराखंड जंगलों में आग को बुझाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। तो इस तरह से ये सारे ऑपरेशन जो न्यूज में थे मैंने आपको एक एक करके रिवाइज करवा दिए। और आज हमने ऑपरेशन सद्भावना के बारे में पढ़ा, तो ये भी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और जब भी इस तरह का फिर से प्रश्न आएगा, सारे ऑपरेशन मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवाऊंगा। तो अभी तो इनको ध्यान में रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, एक तो इन सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, क्रिक एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे। ये सभी क्वेश्चंस होंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स या एक्स्ट्रा जो मैं शीट्स आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ ये भी आपको उसमें मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहां पे चले जाएंगे। पे देखिएगा नीचे ज्वाइन का बटन होगा, तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी पीडीएफ या वीडियो अपलोड होता है तो डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अभी हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स के पहले टीके को मंजूरी दे दी है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा MVABN। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, और अभी WHO ने विश्व के पहले एमपॉक्स के टीके को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का नाम है MVABN, जो फिलहाल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है, मतलब अभी बच्चों के लिए ये नहीं है। और इसे किसने बनाया है? बवेरियन नॉर्डिक कंपनी ने इसको बनाया है, और इसमें 2 खुराक दी जाएगी। और अभी इस टीके का उपयोग पहली बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में किया जा रहा है। ये एमपॉक्स का पहला टीका है जिसको WHO से मंजूरी मिली है। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कि WHO ने मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी थी, 2 वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है WHO, दोनों के नाम आपको बताने हैं। मैंने आपको रिवाइज करवाए, इसलिए अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए आपको याद है कि नहीं है। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए AI डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था, उसका नाम याद है क्या है? सारा। गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें 2027 तक 4 सालों के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया। WHO ने बताओ किसे दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र निदेशक बनाया? तो साइमा वाजेद को। WHO ने, आपको याद होगा, एक भारतीय संस्थान है निमहंस, उसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 दिया था। WHO ने कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क कोविनेट को लॉन्च किया था। आपको याद होगा मेनिंजाइटिस टीका पेश करने वाला, यूज करने वाला पहला देश नाइजीरिया बना था, और उस वैक्सीन का नाम है MEN5CV। और WHO का मेनिंजाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 का। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया? ये अच्छा प्रश्न है। मॉरिशस में, जब हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर वहां पे गए थे तो वहां पे उन्होंने उद्घाटन किया था। वैसे अभी WHO ने मी डिवाइस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मी डिवाइस मतलब हो गया मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मेडिकल डिवाइसेज होती है उनकी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगी। WHO ने अभी एमपॉक्स या मंकी पॉक्स बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया, ये मैंने आपको बता ही दिया। और याद रखना भी, लेटेस्ट बताऊं मैं आपको तो WHO ने नेपाल के धुलीखेल को नेपाल का पहला और एशिया का दूसरा स्वस्थ शहर घोषित किया था। तो ये WHO से सारे
करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। ये सारे 2024 के पॉइंट्स हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो आंसर होगा स्पेस फील्ड ने। तो अभी भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। किसने किया? स्पेस फील्ड नाम का एक स्पेस स्टार्टअप है, बेंगलुरु का ये स्टार्टअप है, इसी ने किया है। कहाँ पे की गई ये टेस्टिंग? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। इस इंजन का आकार 168 mm है। ये हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो फ्यूल पर काम करेगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा भारत का पहला 3D रॉकेट ये बनाया है किसने? अग्निकुल कॉस्मोस ने। और इस रॉकेट का नाम क्या था? अग्निबाण। भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड यानी कि निजी तौर पर तैयार रॉकेट को तैयार किया था स्काईरूट एरोस्पेस ने, हैदराबाद की जो कंपनी है, और उस रॉकेट का नाम विक्रम एस है। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया था, उस इंजन को नाम दिया धवन 1। किसने बनाया? स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया था चाइना ने। भारत ने दुनिया का पहला रीयूजेबल मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट भी लॉन्च किया, उसका नाम रोमी 1 है। किसने बनाया? जोन इंडिया स्पेस स्टार्टअप ने, जो चेन्नई का स्टार्टअप है। और कहाँ से लॉन्च किया था? तमिलनाडु में, चेन्नई से लॉन्च किया था इसको। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने पढ़े हैं, इससे संबंधित मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रकृति पर्व करम, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी झारखंड में करम या कर्मा पूजा, इसे आप बोल सकते हो, इसका आयोजन किया गया झारखंड में। और हर साल ये त्यौहार भादो शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। तो इस साल ये दिन 14 सितंबर को मनाया गया। ये कर्मा पर्व या पद्मा एकादशी या भादो एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर आदिवासी लोग अच्छी फसल की कामना करते हैं और इस दिन कर्मा धर्मा देवता की पूजा करते हैं। और कर्मा और धर्मा इस त्यौहार के प्रमुख देवता होते हैं। यहाँ पे बहन अपने भाई के अच्छे कर्म के लिए पूजा करती है और कर्मा नाम से एक पेड़ होता है, उसकी भी यहाँ पे पूजा की जाती है। तो याद रखना, इसका संबंध झारखंड से है। अब देखो, बात यहाँ पे झारखंड की है तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। यहाँ का राजकीय पशु हाथी है, पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल, पुष्प है पलाश का फूल और छऊ यहाँ का लोक नृत्य है पाइका, यहाँ पे आपको मिलेगा। सरहुल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। कर्मा पूजा ये हमने पढ़ा आज। श्रावणी मेले का आयोजन यहाँ पे होता है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद कहा जाता है। सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर आपको रांची झारखंड में ही मिलेगा। बाकी कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको यहाँ से रिवाइज कराऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया था धनबाद में। आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की आयु को 60 वर्ष से घटाकर यहाँ पे 50 वर्ष कर दिया था। अबुआ बीर दिशोम अभियान यहाँ शुरू हुआ। अबुआ आवास योजना शुरू हुआ। सरहुल फेस्टिवल हमने देख लिया, श्रवणी मेला देखा। और झारखंड में प्रोजेक्ट रेल शुरू हुआ था। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र आपको यहाँ मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना यहाँ शुरू हुई थी। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर बनकर तैयार हुआ रांची में। झरनी योजना पोर्टल का संबंध झारखंड से है। झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला था। बेतला नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व यहाँ मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। और जो आप पढ़ते हो ना आयुष्मान भारत योजना, अभी कुछ दिन पहले इसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसकी शुरुआत रांची से ही हुई थी 23 सितंबर 2018 को। झारखंड का जामताड़ा जिला ये देश का पहला जिला बना था जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद हो गया। सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय रांची में मिलेगा। बाकी अभी भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र परियोजना शुरू हुई थी झारखंड में ही। पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू हुई यहाँ। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू होती है। वृद्धावस्था पेंशन की आयु को ये हमने पढ़ लिया, 60 से घटा के 50 कर दिया। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी थी, अमीर महतो नाम है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यहाँ शुरू हुई जिसे पहले बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना गया। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये खुलेगा झारखंड में। तो झारखंड से संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना।
अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में टॉप पर कौन रहा? तो आंसर होगा भारत। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 इस बार ये इसका चौथा संस्करण था। 11 से लेकर 13 सितंबर 2024 तक हुआ। ये कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पे। इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा दल भारत का ही था। 62 एथलीटों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था भारत की ओर से, और इसमें साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के 7 देशों ने हिस्सा लिया। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने। पदक तालिका में आप देखोगे भारत पहले स्थान पर है। 48 टोटल मेडल है हमारे पास, जिसमें से 21 गोल्ड है, 22 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। दूसरे पे श्रीलंका है, इसके पास 35 मेडल आए, 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 17 ब्रोंज। और तीसरे स्थान पे यहाँ पे बांग्लादेश रहा। तो कौन सा चैंपियनशिप है ये याद रखना, दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, चौथा संस्करण है, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। भारत इस लिस्ट में टॉप पर रहा, मेडल टैली में टॉप पर रहा है। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त कर दिया है? तो आंसर होगा ऑपरेशन चक्र 3। और अभी याद होगा पीछे वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था ऑपरेशन चक्र 2 के बारे में, जिसको सीबीआई ने शुरू किया। और मैंने वहां पे कहा भी था, चाहे ऑपरेशन चक्र 1 हो जाए, चक्र 2 हो जाए, चक्र 3 हो जाए, सबका संबंध सीबीआई से है। और किसके लिए है ये ऑपरेशन? साइबर क्राइम नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। और अभी इसे ऑपरेशन चक्र 3 के तहत सीबीआई ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया, उसे ध्वस्त कर दिया। इसमें सीबीआई का सहयोग किया एफबीआई ने। जिस तरह से भारत में सीबीआई होता है, उसी तरह से अमेरिका में एफबीआई होता है। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना होती है 1963 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर है प्रवीण सूद। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, हाल ही में लगातार 6ठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर अवार्ड की, जो कौन देता है? CII-GBC। फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और GBC का मतलब हो गया ग्रीन बिजनेस सेंटर। और अभी लगातार 6ठी बार ये अवार्ड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया, जिसका मुख्यालय आपको विशाखापत्तनम में मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। और अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहे हैं पहली बार, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सेशन एंड करते हैं। उससे पहले कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन ये कहाँ पे किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क में। अच्छा, कल कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि पहला जो भारत का रामसर स्थल था वो कौन सा था। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जो मेरे ख्याल से हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिक्कत नहीं थी, जो शायद न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिक्कत आई। तो मैंने आपको कई बार बताया है, तो भारत का जो पहला रामसर स्थल था वो उड़ीसा का चिल्का लेक भी है और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1981 में ये शामिल हुए थे, तो ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा ये कहाँ पे शुरू की? नाम क्या है? विनेत्रा इसका नाम है। फिर पूछ रहे हैं, अभी वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार से सम्मानित किया माइक पांडे को। फिर पूछ रहे हैं, ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर बुक को लिखा डॉक्टर संजीव कुमार ने। ब्रुसेल में जो डायमंड 2024 का आयोजन हुआ उसमें नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पे रहे? दूसरे स्थान पे, सिल्वर जीता। एंटी सबमरीन वॉरफेयर INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया? केरल में। और किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साउरा को निवास के अधिकार प्रदान किए? उड़ीसा। CFMC और समन्वय पोर्टल को लॉन्च किया किसने? गृह मंत्रालय ने। किसने प्रोजेक्ट अभिशक्ति लॉन्च किया? दिल्ली। और आखिरी प्रश्न पूछा, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ पे नीलाम की जाएगी? उत्तर प्रदेश। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था, अभी भारत और किस देश के बीच में शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा फ्रांस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।